तो ज्यादा कुछ कहना भी नहीं है, और खास करके ज्यादा कुछ सुनने से, ज्यादा कुछ कहने से भी अच्छा अगर हम सब एक दो बात, छोटी सी बात खाली याद रख लें। जो गलती हम बार बार करते आ रहे हैं, दशकों से करते आ रहे हैं, 50 बरस 70 बरस से करते आ रहे हैं, और छोटी छोटी गलती है, ये नहीं कि हर दिन करते, ये भी बात नहीं है। 5 बरस में एक बार करते हैं, वोट के लाइन में लगे रहते हैं और कोई हाथ उठा के कह देता है वो गलती कर लेते हैं। तो यह ज्यादा सुनने और सुनाने से भी बेहतर होगा कि हम जो गलती करते आ रहे हैं, निर्वाचन में वोट देने में जो गलती करते आ रहे हैं, दशकों से जो गलती करते आ रहे हैं, वो गलती न दोहराएं तो सबसे बेहतर होगा। तो ज्यादा कुछ कहने सुनने को भी चीज नहीं रहेगी। इसीलिए अभी हमारे मित्रों ने यहां नाटक में भी दिखाया, उससे पहले भी हमारे मित्रों ने भाषण में कहा, तो सारा समस्या का अभी जड़ जो दिखता है वह कहीं ना कहीं वही है, वही छोटी सी गलती है, चाहे वह हमारे अज्ञानता से हो, हमारे लोभ लालच से हो, हमारी मजबूरी से हो, या हमें किसी के द्वारा ठगे जाने के कारण से हो, लेकिन गलती होती रही है। उस गलती को सिर्फ अगले निर्वाचन में सुधार करना है। क्योंकि, और ये मैं पहले ही कह देना चाहता हूं, और चीज कहने से पहले कह देना चाहता हूं, क्योंकि मधेश में कहीं भी, चाहे वो झापा जिला हो कि परसा जिला हो कि बारा जिला हो कि सिरहा सप्तरी, कहीं भी हो, हम सब कोई भी पवित्र काम करते हैं, शुभ काम करने जाते हैं, अपने बाल बच्चा को उम्र के लिए कोई पर्व त्योहार ही रखते हैं, जितिया पर्व ही रखते हैं, छठ पावन ही करते हैं, तो हम क्या करते हैं? अभी भरकर छठ का पर्व हुआ था, तो छठ का पर्व में हम क्या करते हैं? 2 दिन 3 दिन तक भूखे रहना पड़ता है, तब जाके अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। जितिया पर्व होता है, जितिया पावन होता है, उसमें भी जो माँ है 2 दिन तक भूखी रहती है, तब जाकर अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के आयु के लिए दुआ मांगती है, प्रार्थना करती है, तब जाके वह प्रार्थना सुना जाता है। कोई भी शुभ कर्म कर लीजिए, कोई भी शुभ काम ले लीजिए, पहले हम क्या करते हैं, चाहे वो एकादशी का व्रत हो या कोई भी पर्व त्योहार हो, आप सरस्वती पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, गणेश पूजा करते हैं, आप दारू मांस पीकर नहीं करते हैं। कोई भी शुभ काम आप करते हैं, दारू मांस पीकर नहीं करते हैं। तो निर्वाचन में जब वोट खसाने जाते हैं तो दारू मांस पी के कैसे होगा, ये बात सोचना जरूरी है। जो निर्वाचन हमारे बाल बच्चों का 5 वर्ष का भविष्य निर्धारण करता है, 5 वर्ष कैसी सरकार चलेगी, आपकी गौपालिका में कैसा व्यवस्था होगा, कौन कौन काम होगा, नहीं होगा, ये सारा चीज जब निर्धारण व निर्वाचन करता है, वो वोट करता है, तो वो वोट गिराने से पहले अगर आप दारू मांस खा के करेंगे तो वहां पर शुभ काम हो ही नहीं सकता। ये छोटी सी बात, मैं कोई बड़ी बात करने नहीं आया, एक छोटी सी बात है। इसीलिए अगर निर्वाचन से, आपके वोट से हम कोई भी शुभ काम की अपेक्षा रखते हैं, कुछ शुभ फल की अपेक्षा रखते हैं, कुछ विकास की अपेक्षा रखते हैं, कुछ समृद्धि की अपेक्षा रखते हैं, कुछ रोजगारी की अपेक्षा रखते हैं, तो सबसे पहले वोट गिराने से पहले हमको खाना पीना नहीं होगा, दारू मांस में भूलना नहीं होगा, 2-4 हजार घूस में भूलना नहीं होगा, हमको निराहार उपवास रह के भी मतदान करना है और सही पार्टी को सही निर्वाचन चिन्ह में मतदान करना है, लाउड स्पीकर हॉर्न छाप में मतदान करना है। ये छोटी सी बात मेरी पहले याद रख लीजिए, इतनी सी बात है। क्योंकि
इतनी कोई बड़ी बात नहीं, कोई सिद्धांत की बात भी नहीं है। यही एक छोटी सी गलती है जिसके कारण से हमारा मधेश जो कभी बहुत समृद्ध हुआ करता था, मैं तो इतिहास में आज नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बारा की भूमि जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर सिमरौनगढ़ राज्य हुआ करता था। इतना समृद्ध सिमरौनगढ़ राज्य जिसके आगे पीछे दर्जनों राज्य सब लगे रहते थे कि इससे कैसे दोस्ती की जाए, इतना समृद्ध राज्य था। लेकिन आज वही बारा जिला, वही मधेश इतना पिछड़ गया है। उसका कारण क्या है कि हम सब ऐसे छोटे छोटे लोभ लालच किए, छोटे छोटे ठग के पीछे लगे, जिसके वजह से आज ये हमारी दुर्दशा है। इसलिए हमें वह गौरवशाली अपने पूर्वजों को हम याद करें, जो ये यहाँ पर राजा नान्यदेव रहा करता था, राजा हरिसिंह देव का राज्य रहा करता था। उन गौरवशाली राजाओं को हम याद करें, अपने पूर्वजों को याद करें और वह गलती नहीं दोहराए। यही मेरी हार्दिक अनुरोध और विनती, यही मेरी विनती है आप सबसे। क्योंकि हमने आंदोलन में कोई कसर नहीं छोड़ा। आंदोलन अंग्रेज के साथ भी युद्ध यहाँ बारा की भूमि में हुआ है। मधेशियों ने अंग्रेज के साथ भी लड़ा, गोरखालियों के साथ भी लड़ा, राणाओं के साथ भी लड़ा, राजाओं के साथ भी लड़ा, इस खस शासकों के साथ भी लड़ा। लेकिन लड़ते लड़ते हमें वो उपलब्धि क्यों नहीं मिली, यह सोचना है। क्योंकि यहाँ पर प्रजातंत्र की बात करेंगे, व्यवस्था की बात करेंगे, तो कौन सी व्यवस्था है जो हमने नहीं देखा है? हमने राजा का शासन देखा, हमने राणा का शासन देखा, हमने पंचायत देखा, हमने प्रजातंत्र देखा, हमने लोकतंत्र देखा, हमने गणतंत्र देखा, हम संहिता को देख रहे हैं। फिर भी हमें जो विकास और समृद्धि चाहिए, हमें जो रोजगारी चाहिए, वो नहीं मिलने का कारण क्या है? क्योंकि हमने देश की व्यवस्था तो बदल दी, लेकिन हमारी अवस्था नहीं बदली। उसका कारण है कि यहाँ पर पात्र हम नहीं बदल सके। हर एक व्यवस्था में पात्र वही लोग रहे जो लोग ठगते थे, जो लोग ठेकेदार थे, जो सामंत थे, वही वर्ग हाली मोहाली हर एक व्यवस्था में रहा, जिसकी वजह से हमारी स्थिति कभी सुधार नहीं हुई। नहीं तो यहाँ पर प्रजातंत्र तो हम सब 2007 साल में लाए थे, 2007 साल में प्रजातंत्र लाए थे, 2046 साल में फिर से लाना पड़ा प्रजातंत्र को। अभी गणतंत्र चल रहा है, संहिता चल रही है, लेकिन हमारा सुधार नहीं होने का कारण है कि हम सब वही घुमा फिरा के, वही कांग्रेस घुमा फिरा के, वही कम्युनिस्ट घुमा फिरा के, उसी से निकला हुआ बहुरूपिया पार्टी सब, ये जसपा लोसपा अनेक नाम जो रख लिए हैं, उसी को जिताते रहे। कारण वह है, कोई लोग नाम बदल के चले आते हैं और उसको हम जिता देते हैं। पहले कांग्रेस को हमने जिताया, कांग्रेस को तो 70 साल तक ये देश को चलाने दिए, 2007 साल में ही कांग्रेस का सरकार बना दिए। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? इस देश को इस तरह से लूटा कि यहाँ का पूरा रोजगारी, पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था ही ध्वस्त कर दिया। जो भी फैक्ट्रियां थी, सारे फैक्ट्रियां बंद कर दिया गया। और आज भी आपके बारापरसा में, शिमला में जो भी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंतर्गत मधेशियों को शायद ही काम दिया जाता है। भारत से कामदार ला लेते हैं, पहाड़ से कामदार ला लेते हैं, लेकिन स्थानीय जो लोग हैं, बारापरसा के लोग हैं, उनको वहां पर काम नहीं दिया जाता है। ये अवस्था है हमारी, क्योंकि ये उनका शासन है, ये कांग्रेस का शासन है, कम्युनिस्ट का शासन है, वो नेपालियों का शासन है। इस कारण से हमारी यह दुर्दशा हो रही है। तो हमको समझना है, मैं छोटे में कहता हूं कि मान लीजिए जो दवा आप 5 बरस से खा रहे हैं, 10 बरस से खा रहे हैं, अगर आपके स्वास्थ्य में उन्नति नहीं होता है, मान लीजिए ये दवा है और ये दवा आप 5 बरस से हर एक दिन खा रहे हैं, 5 बरस से ये दवा खा रहे हैं और फिर भी आपका स्वास्थ्य सुधार नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये दवा ठीक नहीं है। इसको 5 बरस आप खा लिए, इसका मतलब ये दवा म्याद गुजरा हुआ है, डेट एक्सपायर्ड है। ये बात समझना है। तो कांग्रेस नाम की पार्टी को हमने 70 बरस जिता दिए, उसको शासन 70 बरस हो गया, तो 70 बरस से कांग्रेस नाम की दवा हमने खा लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य जो है और गड़बड़ हो गया।
कम्युनिस्ट नाम के दवा को भी 25-30 वर्ष से खा के देख लिए, उसने भी हमारी तबीयत को ठीक नहीं कर सका, मधेश की तबीयत को ठीक नहीं कर सका। और ये जसपा लोसपा नाम के जो बहुरुपिया दल सब है बीच में घुस गया, उसी से फूट फूट कर आए हुए, उसको भी 14-15 वर्ष से हम सब जिता कर देख लिए, और वो भी हमारे साथ विश्वासघाती करता रहा। कोई भी हमारी स्वास्थ्य में कोई उन्नति नहीं दिखाई दिया। तो जो दवा बार बार खा के हम देख चुके कि कोई सुधार नहीं होने वाला है, वह म्याद गुजरा हुआ दवा है और उसे फिर दोबारा नहीं खाना है। इतनी छोटी सी बात, छोटी सी समझने की बात है, ये बात जानना जरूरी है। इसीलिए अगला जब निर्वाचन होगा उसमें जो पूरा का पूरा लैब में टेस्ट हो के आया है 10 वर्ष से कि यही मधेश की अवस्था सुधार सकता है, यही पार्टी है, जनमत पार्टी है जो मधेश की में रोजगारी पैदा कर सकता है, उसी को जिताने के लिए लाउड स्पीकर हॉर्न छाप वाला दवा ही खाना है। ये बात, छोटी सी बात दिमाग में रखना है, ये है। इसीलिए इसमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस कम्युनिस्ट की तो हम बातें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग शासक वर्ग हैं, हम पर राज करने के लिए ही आते हैं। उसको इससे मतलब नहीं है कि मधेशियों को रोजगारी मिलेगी कि नहीं, मधेश में तरक्की उन्नति होगा कि नहीं, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। और कहिए तो एक छोटा उदाहरण देना चाहेंगे। मान लीजिए आप घर में दूध रखते हैं, उस दूध की रखवाली करने के लिए आप बिल्ली को नहीं देते हैं। अगर दूध की रखवाली करने के लिए आप बिल्ली को देंगे तो बिल्ली क्या करेगी? जैसे आपका पलक झपका, जैसे आपका नजर कहीं दूर की ओर दूसरे ओर गया, वो बिल्ली सारा का सारा दूध पी ही जाएगी। इसी तरह जब भी हम कांग्रेस कम्युनिस्ट नाम के पार्टियों को मधेश की जिम्मा देंगे, अपने गौपालिका की जिम्मा देंगे, तो वो यहाँ का अधिकार खाएगा ही, यहाँ पर दमन शोषण करेगा ही, मधेश को लूटेगा ही, वो कभी मधेश का हित कर ही नहीं सकता। ये जानना जरूरी है। और ये जसपा लोसपा जो देखते हैं, ये कोई अलग पार्टी नहीं है, ये उसी से फूट कर आया हुआ है। पहले एमआलए के कार्यकर्ता थे उपेंद्र जी, उसके बाद क्या हुआ, एमआलए में पद नहीं मिला तो माओवादी में गया, माओवादी से जाके फोरम बनाया, और फोरम में जब मधेसी जनता यहाँ पर आंदोलन करने लगी, तब जाके उसको भजाने के लिए शहीद को सीढ़ी बनाकर सत्ता तक पहुंचने के लिए केवल प्रयोग किया। और जिसका परिणाम है, जिस नेता को इस मधेसी शहीदों ने बनाया, जिन नेता को पूरा का पूरा स्थापित ही मधेसी शहीदों ने किया, वही आदमी जब सत्ता की कुर्सी पर बैठ गया तो क्या कहता है, मधेशवाद बने को होदे होदे, मधेशवाद बने को क्यों हमारे थाई से न। जब मंत्री बन गया तब कहता है जिस मधेसी शहीद के बल पर मंत्री बना, वही मंत्री बनने के बाद कहता है मधेशवाद बने को क्यों हमारे थाई से। तो ऐसे गद्दार लोग सबको हम सब यहाँ पर जिताते रहे। ऐसे जसपा नाम की पार्टी, गद्दार पार्टी, जो पूरा का पूरा मधेसी का वोट लेता है और जाके बाबूराम भट्टराय के चरण में सौंप देता है। अभी उस पार्टी का अध्यक्ष कौन है? कोई मधेसी है? नहीं। अभी उस पार्टी का संघीय अध्यक्ष बाबूराम भट्टराय है, जिसने वो काला संविधान मधेसियों पे जारी किया था, मधेसियों की हत्या करवाई थी, वही लोग सब है। ये जानना जरूरी है। तो सरकार किसके साथ बनाया 18 महीना? उसी ओली के साथ जाके सरकार बनाया जिस ओली ने यहाँ पर मधेसियों पर गोली चला के हत्या किया था काला संविधान जारी करने के लिए। अभी वो किसके साथ सरकार बना के मौज कर रहा है? वही कांग्रेसियों के साथ सरकार बना के भी मौज कर रहा है ना। वही कांग्रेस जो 63-64 साल के आंदोलन में मधेसियों पर गोली चला के 54 मधेसियों का शहादत बना दिया था। वही कांग्रेस जो 2072 साल में हम पर काला संविधान जारी करने के लिए फिर से 40-50 मधेसियों को मरवाया था। उसी में हमारे बहुत सारे भाई सब शहीद हुए थे। यहाँ 12 में भी बहुत सारे शहीद हुए थे। भोला साहब तलवार लगायत के साथी सब, हिफाजत मियां लगाए के साथ सब यहाँ भी बलिदानी दी थी। ये बात याद रखना है। तो ये कांग्रेस कम्युनिस्ट जो मधेसियों का हत्या करवाया था, उसी को वोट देकर क्या करते हैं, उसके चरण में डाल देने वाली पार्टी जसपा है। ये कोई और दूसरा पार्टी नहीं है। ये खेताला है, किसान जो कहते हैं ना हरवाह चरवा, ये कांग्रेस कम्युनिस्ट का हरवाह चरवा जसपा लोसपा है। मधेसियों से वोट लेता है ठग ठग के और जाके उसी को कांग्रेस कम्युनिस्ट को सौंप के चला आता है।
ये जानना जरूरी है, ये बात जरूरी है। क्या आप बताइए, यहाँ पर हम मधेश ने इसीलिए शहादत दी थी कि प्रदेश नंबर 2 में कांग्रेस का सरकार बने, तो कांग्रेस को लोग वोट देता। क्या माधव नेपाल की सरकार बनाने के लिए यहाँ पर हमारे वीर भाई सब शहीद हुए थे? ये बात जानना जरूरी है। इसीलिए ये बहुरूपिया पार्टी सब है, ये हमारे भीड़ में आते हैं तो क्या कहते हैं, देखो भाई हम भी काले काले हैं, हम भी मधेसी हैं, मधेसियों को वोट दो। और जैसे वहां पर चढ़ जाता है पहाड़ की ओर, जैसे पथलैया कटता है, तो वही लोसपा वाला सा, वही राजपा जिसको आप सब जिताए यहाँ पर, वो क्या कहता है, हम ही मधेशवादी स्वदेशवादी। वही नो हमारे मित्र अब्दुल जी ने आपको ऑडियो ही सुनाया, वो खोल के कहता है, छाती पीट के कहता है पथलैया करते हैं कि हम ही मधेशवादी स्वदेशवादी है न, और हमसे वोट मांगने आता है मधेसी कह के। तो ये बात जानना जरूरी कि दूसरी बार अगर ऐसा वोट मांगने आते हैं तो आपको उनको पकड़ के हिसाब लेना है, ये बात जानना जरूरी है। ठीक है, तो मैं ये एकदम ध्यान देकर कहना चाहता हूँ कि इसीलिए अगले निर्वाचन में आपको धोखा नहीं खाना है, क्योंकि यह ऐतिहासिक मौका आपको बार बार मिलने वाला नहीं है। फिर बार बार आपके लिए बलिदानी देने वाला लोग विदेश छोड़ आने वाला नहीं है। यह ऐतिहासिक मौका है और अगले निर्वाचन में इसीलिए कोई भूल चूक नहीं। जिसको बार बार देख लिए, सबको तो बार बार देखवे किए, कांग्रेस को देखे, कम्युनिस्ट को देखे, ये जसपा लोसपा को भी 15 वर्ष से 14 वर्ष से देख ही रहे हैं, तो सबको तो देख ही लिए, तो कम से कम एक बार जनमत पार्टी को तो देखा जाए, एक बार तो लाउड स्पीकर हॉर्न साहब पे मोहर लगा के देखा जाए कि ये क्या करती है। और सबसे पहली बात, ये जो करेगी वो आज तक नेपाल में नहीं हुआ था। आपने इतने आंदोलन किए लेकिन अधिकार नहीं मिलने का कारण क्या है? सारे व्यवस्था परिवर्तन किए, राणातंत्र भी देखे, राजतंत्र भी देखे, लोकतंत्र भी देखे, प्रजातंत्र भी देखे, गणतंत्र भी देखे, लेकिन आपको अधिकार क्यों नहीं मिला आज तक? क्योंकि इसका एक कारण है कि आज तक, ये दावे के साथ हम कहते हैं कि आज तक नेपाल में जनता राज नहीं आया था। अभी तक जनता राज नेपाल में नहीं आया है। राज आया, खस का राज आया, राज आया, राजा का राज आया, राज आया, राणा का राज आया, राज आया तो सामंतों का राज आया, राज आया ठेकेदारों का राज आया, लेकिन जनता का राज आज तक नहीं आया। वही जनता राज लाने के लिए जनमत पार्टी का अभ्युदय हुआ, जो जनता को सर्वोपरि मानेगा, जनता को सार्वभौम सत्ता संपन्न मानेगा, सारा का सारा अधिकार जनता के हाथों में देगा। आज क्या है? आज नेता राज है, आज गुंडा राज है, आज ठेकेदार का राज है, आज कंस का राज है, आज मधेश में रावण राज है। ये जानना जरूरी है, क्योंकि आज कोई बजट आपके लिए आता है लेकिन आपसे कोई नेता पूछने तक नहीं जाता है, आपको बताता तक भी नहीं कि कितना का बजट आया और खर्च करने के लिए कहाँ करना है, वो तो पूछने की बात दूर है। इसीलिए ये क्यों हुआ? क्योंकि आज नेता राज है, आज ठेकेदार राज है। कौन सांसद बन गया है? वही ठेकेदार, सब 10-10 करोड़ में टिकट खरीद के सब नेता बन गया है। तो आज ठेकेदार का राज है, इसीलिए आपसे पूछता नहीं है कि पुल बनाना है कि क्या करना है, आपसे नहीं पूछता है। वो पैसा ऊपरे ऊपर खा जाता है, वो ठेकेदारी बन के ऊपरे ऊपर में पैसा खा जाता है। क्यों? यहाँ पर ठेकेदार राज है। इसीलिए जनमत पार्टी कहती नहीं, अब नेता राज नहीं चलेगा, अब ठेकेदार राज नहीं चलेगा, अब सामंतों का राज नहीं चलेगा, अब होगा तो सिर्फ जनता राज होगा, जिसमें जनता सबसे शक्तिशाली होगी, जनता जो चाहेगी वही होगा। और इसीलिए इस पार्टी का नाम ही, इसमें कोई छल कपट नहीं है, इसीलिए पार्टी का नाम ही जनमत पार्टी रखा गया है। यानी कि जनता जो मत देगी, जनता जो कहेगी, आप जो आदेश देंगे वही करने वाली पार्टी जनमत पार्टी है। जनता की पार्टी जनमत पार्टी है, जनता की सर्वोच्चता की पार्टी जनमत पार्टी है। ये बात याद रखना है। अब आप कहेंगे कि जनता को इतना शक्तिशाली आप कैसे बनाएंगे, जनता राज कैसे आएगी? तो इसका छोटा उदाहरण देते हैं। अभी क्या करते हैं, आपको कितना अधिकार संविधान ने दिया है? इतना अधिकार दिया है कि नेता आपको 5 वर्ष में सिर्फ 1 दिन पूछने आता है। 1 दिन कब आता है? जब उसको वोट लेना है जिस दिन, उस दिन आपका पैर भी पकड़ने आएगा, या 5000 रुपया पॉकेट में जबरदस्ती घुसाने के लिए आएगा। लेकिन वो 5 वर्ष में सिर्फ 1 ही दिन आता है। अगले दिन वो निर्वाचन का परिणाम घोषणा हुआ, नेताजी जीते, और तब तो नेताजी आपको पहचानना भी छोड़ देता है।
अपने भाई बहन को भी पहचानना छोड़ देता है। आपकी तो बातें छोड़िए, और आप तो जाके सिफारिश लेने जाते हैं, वृद्ध भत्ता लेने जाते हैं, नागरिकता की सिफारिश लेने जाते हैं, खेलकूद भत्ता लेने जाते हैं, कुछ भी करने उस नेताजी के पास जाते हैं, वो लात मार के भगाता है, वो गाली दे के भगाता है, वो अपमान करके भगाता है। कहते भाग, तू तो पैसा लेके वोट दिया था ना, भागो यहाँ से, कह के अपमान करता है। तो आपको सिर्फ एक ही दिन पूछा जाता है, बाकी 5 बरस वो आपको अपमान करता है, मारता है, दमन करता है, कई जनता पे तो झूठा मुद्दा लगा देता है, शोषण करता है, दमन करता है, आपका घर तुड़वा देता है, दलितों का बस्तियां उजाड़ देता है, महिलाओं सब पे अनेक आरोप लगा के उनके मारपीट करते हैं। ऐसे नेता सब यहाँ पर पैदा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान में आपको सिर्फ इतना अधिकार दिया है, एक दिन नेता चुन सके, इतने लिए। तो जनमत पार्टी क्या कहती है? नहीं, जो जनता नेता बना सकता है, जो जनता नेता को मंत्री बना सकता है, जो जनता किसी को मेयर बना सकता है, उसी जनता के पास में ये भी अधिकार रहना चाहिए, उसे फिरता बुला सके। ये अधिकार भी हम सब जनता के हाथों में देना चाहते हैं। इसको कहते हैं राइट टू रिकॉल, यानी कि फिरता बुलाने का अधिकार। और ये अधिकार होने के बाद क्या होगा? जनता जो कहेगी वही नेता को करना पड़ेगा। अगर आपने जिता दिया, 1 महीना के बाद ही अगर वो नेता आपके खिलाफ हो गया, जनता के खिलाफ हो गया, जनता के अनुसार नहीं चलता है, भ्रष्टाचार करने लगता है, व्यभिचार करने लगता है, आपका पैसा खाने लगता है, आपको सिफारिश नहीं देता है, ऑफिस में ठीक टाइम पे नहीं आता है, नहीं बैठता है, काम ठीक से नहीं करता है, तो आप सब उसको फिरता बुला सकते हैं। वो अधिकार संवैधानिक रूप में आपके हाथों में रहेगा, ताकि आप कहेंगे कि भाई हमने ही आपको मेयर बनाया था, अब आप अच्छा से काम नहीं कर रहे हैं, जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप वापस आ जाओ, क्योंकि आप उसको तान के नीचे बिठा सकते हैं। ऐसे अधिकार आपके हाथों में रहेगा। और ये अधिकार जैसे आपके हाथों में रहेगा, तो नेता को आपके पैर के तले रहना पड़ेगा। क्यों? जीतने के बाद भी वो ऑलवेज सदैव क्या रहेगा? त्रास में रहेगा कि अगर मैं जनता के अनुसार नहीं चलूंगा, ये तो जनता फिर से मुझे मेयर से नीचे बना देगा, फिर सांसद का कुर्सी छीन लेगा, फिर मेरा मंत्री का पद चला जाएगा। इस डर से वह नेता दिन रात आपकी सेवा में लगा रहेगा, आपके पैरों के तले बैठा रहेगा, तभी जाके जनता राज यहाँ पर आएगा। उस हिसाब से जनता राज लाएगी। दूसरा जो एजेंडा है जनमत पार्टी को है भ्रष्टाचार उन्मूलन का। और आप सभी जानते हैं यहाँ पर करोड़ों करोड़ रुपया आते हैं, गौपालिका में आते हैं, प्रदेश सरकार में आते हैं, हर एक जगह आते हैं, सांसद कोष में आता है, लेकिन पूरा का पूरा भ्रष्टाचार होने के कारण से वह बजट, वह पैसा आप तक नहीं पहुंचता है। इसीलिए भ्रष्टाचार को उन्मूलन करके वो पैसा आप तक पहुंचाना है। जैसे कि हमारे मित्र जी उपाध्यक्ष जी ने कहा था कि हर एक परिवार के नाम पे इसी गौपालिका में भी 4.5 लाख रुपया आता है, लेकिन आज वो पैसा आप तक गया नहीं है, मिला नहीं। तो बताइए वो 4.5 लाख रुपया आपके परिवार को चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। हाथ उठाइए तो किसको चाहिए? चाहिए। तो वो 4.5 लाख रुपया या उससे भी ज्यादा जो बजट आपके परिवार के नाम पे आता है, यहाँ पर भ्रष्टाचार को पहले मिटाना होगा, जनता राज लाना होगा, तभी जाके वो सारा का सारा बजट आपको और आपके परिवार को मिलेगा, या उसके बराबर के काम आपको मिलेगा। और तीसरा जो प्रमुख एजेंडा है, क्योंकि रात हो गई, मैं एकदम फास्ट में कह रहा हूं और अंतिम है, जो हर घर एक रोजगारी। आज क्या है, ऐसे लोगों सबको हम जिता दिए बार बार कि वो खाली जनता का शोषण करना चाहते हैं, जनता का दुख तकलीफ वो नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से ऐसी अवस्था में हम सब आ गए हैं कि आज अगर हर एक घर से एक आदमी दुबई, कतार, मलेशिया नहीं जाता है, उसके घर में चूल्हा चौका जलना मुश्किल होगा। इतना कठिन परिस्थिति में डाल दिया है कि आज हर एक घर से हमको कमाने के लिए दुबई, कतार, मलेशिया जाना पड़ता है। यहाँ पर नौकरी नहीं देता है। तो सबसे पहले यहाँ भी जो नौकरी है, जैसे मधेश की फैक्ट्री है, ये शिमला में फैक्ट्री है, ये परसा में फैक्ट्री है, उसमें भी जनमत पार्टी कहती है कि अगर मधेश में मेची से महाकाली तक कहीं भी कोई फैक्ट्री है, कहीं भी कोई उद्योग कल कारखाना है, उसमें सबसे पहले 80% मधेशियों को नौकरी मिलनी चाहिए, उसके बाद ही किसी को नौकरी मिलनी चाहिए। ये
मांग भी जनमत पार्टी रखी है। और जनमत पार्टी हर एक घर में एक रोजगारी कैसे लाया जाए उसके लिए काम कर रही है, ताकि आपके बाल बच्चों को किसी को भी विदेशी भूमि पर नहीं जाना पड़े। आपके बाल बच्चा आपके पास रहकर वृद्धावस्था में आपकी सेवा कर सके, आपके जो बाल बच्चे हैं वो यहीं पर अपने परिवार के साथ रह सके और आप सब खुशहाल जिंदगी जिता सके, उसके लिए हर एक घर एक रोजगारी परियोजना पर जनमत पार्टी काम कर रही है और उसकी भी गारंटी करती है। इतना ही मैं कहता हूं। और इसके ये तब होगा, और इसके साथ साथ सामुदायिक स्वराज का जो एजेंडा है, सामुदायिक समाजवाद का एजेंडा है, वो लागू करने का काम करेगी। इस पे विस्तार में आज मैं नहीं जाता हूं, लेकिन अंत में भी पुनः मैं यही बात कहता हूं कि आपका वोट अमूल्य है। आपका वोट सिर्फ 5,000 में बिकने वाला वोट नहीं है। वो ये निर्धारण करता है कि आपके बच्चों को कल जाके, ये बच्चे जो बड़े होंगे, इसको भी फिर दुबई कतार ही मरने के लिए जाना है या यहीं पर नौकरी मिल जाएगी, आपको यहीं पर अच्छा खासा खुशहाल जिंदगी मिल जाएगा, वो निर्धारण करता है। आपके बाल बच्चों का भविष्य निर्धारण करता है। इसीलिए इस वोट को हरगिज नहीं हमें बेचना है और अगले निर्वाचन में किसी भी लोभ लालच में नहीं आके, कोई भी दबाव में नहीं आके लाउड स्पीकर हॉर्न छाप में ही वोट लगाना है, क्योंकि हमें जनता राज लाना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है और घर घर रोजगारी लाना है। इतना ही कहते हुए मैं आप सबको पुनः धैर्यता के लिए धन्यवाद देते हुए विदा होना चाहता हूँ।